क्लास 10th, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। काफी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछला लेक्चर बहुत ज्यादा क्रूशियल था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देखा है, क्योंकि वर्किंग ऑफ बैंक ये क्वेश्चन आता है और ये जरूरी भी है और ये आपको एथिकली भी पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओके, चलो आज बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मतलब एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बाद अगर कोई क्वेश्चन बच्चों आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आता ही आता है, मतलब लिख लो। जो क्वेश्चंस मैं कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आंख बंद करके मेरी बात मान लेना कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको फायदा ही होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोलती कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी जब आप लास्ट ईयर के पेपर रिहर्स करोगे ना बच्चों, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैम ठीक कह रही थी। वहां पे उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती है, उस वक्त बच्चे खुद आते हैं, मैम इंपॉर्टेंट बता दीजिए, मैम इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बता दीजिए, मैम टाइम नहीं है कैसे पढ़े। उस वक्त सारे में से इंपॉर्टेंट खोजना कितना मुश्किल होता है, सोचो। मुझे भी एक एक टॉपिक उस वक्त अच्छा कोई छूट ना जाए, मैं भी सोचने बैठ जाती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब पढ़ा रही हूँ उसी वक्त जब बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम टाइम में ना मुझसे पूछना पड़ेगा ना परेशान होना पड़ेगा। यू विल ऑलरेडी बी हैविंग इन योर हैंड दोज इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ओके, आज के दो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे। पहला है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। दैट इज आज हम पढ़ेंगे कि टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस क्या है। और दूसरा हम पढ़ेंगे आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर एक शॉर्ट नोट आता है। मैं काफी बार से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आरबीआई को वो लोग इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। 1 मार्क क्वेश्चन देंगे या 3 मार्क देंगे, पर जगह कहीं ना कहीं आरबीआई को दे देते हैं। तो इसलिए वी विल डिस्कस दीज टू एजेंडाज टुडे इन आवर लेक्चर। सो स्टे ट्यून और एक्टिवली सुनिएगा, क्योंकि ये एक बार सुन लोगे ना तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और एग्जाम टाइम में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, क्रेडिट मतलब जब आपने किसी से उधार ले लिया, तो दो क्या सिनेरियोज होते हैं उधार लेने के। पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल समझ रहे हो, कोई चीज फॉर्मल कब होती है, जब किसी ऐसी जगह से हो जहां से आपका और उनका रिश्ता बहुत फॉर्मल हो, ठीक है, प्रोफेशनल हो, मैं सही कहूं तो। और इनफॉर्मल क्या हो गया, आपके दोस्त से आपका रिश्ता, आपके घर वालों से आपका रिश्ता, जहां आप कैसे भी कर देते हो, मतलब कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, बस मम्मी है तो है, कह दिया तो कह दिया, बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, समझ रहे हो। ऐसे ही क्रेडिट का भी फॉर्मेट है। फॉर्मल है तो मतलब जायज है, और इनफॉर्मल है जायज तो नहीं है, इनफॉर्मल है मतलब मन चाहा है, मनमानी है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, वहां पे सर्टेनिटी नहीं है, वहां पे आप क्लेम नहीं कर सकते, वहां पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, वहां पे आप खुद को बचा नहीं सकते, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। ये सोर्सेस के नाम से भी आ जाता है, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। सो फर्स्ट और सबसे पहली चीज जिसकी वजह से लोग फॉर्मल सोर्स की बात करते हैं वो आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जब भी आप उधार लेने जाते हो ना बच्चों, लोन लेने जाते हो, सबसे पहले देखते हो कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फॉर्मल क्रेडिट का इंटरेस्ट हमेशा लो रहता है और इनफॉर्मल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई मिलेगा। ये हाई था, इसी वजह से सरकार को फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट लाने पड़े मार्केट में। अब आते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट होते हैं जहां से हम लोन लेते हैं। इफ द सोर्स ऑफ क्रेडिट इज बैंक, इट इज टर्म्ड एज फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। अगर आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आप फॉर्मल जगह से लोन ले रहे हो। और अगर आप किसी रिश्तेदार से लोन ले रहे हो, दोस्त से ले रहे हो, या जो बाजार में मनी लेंडर होते हैं, जो इस तरीके से बिचौलिए होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जो उधार लोन दिलवाते हैं, उनको मनी लेंडर्स बोलते हैं, जो पैसे देते हैं, अगर उनसे ले रहे हो तो वो इनफॉर्मल है। If the sources of credit is relative, money lender, friends, it is termed as informal sources of credit. यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, स्टेट सम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। वहीं पे क्वेश्चन अगर बदल के आ सकता है, स्टेट सम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल में बैंक आ गया, एनजीओज भी आने लगे हैं, और इनफॉर्मल में रिलेटिव, मनी लेंडर और फ्रेंड्स। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, आपके नई नंबर कटेंगे अगर यहीं पे ध्यान रख लोगे तो, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ता है। अब सोचो, जब अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया,
50 लाख रुपए का लोन ले लिया, चलो बहुत हो गया, 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख रुपए का किसी दोस्त से लोन ले लिया तो क्या वो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाएगा, कोई पेपर साइन करवाएगा कि मुझे आप हर महीने इतने रुपए दोगे और ऐसे दोगे और डीडी बनाओगे कि जो है वो कैश में दोगे या कैसे दोगे, कुछ ऐसा होता है क्या पेपर वर्क? नहीं होता, मुंह जुबानी होता है। बेटा तू मुझे हर महीने 5,000 रुपए दे दियो, ये ले 5 लाख रुपए रख ले, आगे क्या होगा नोबडी नोस। कल लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में तो आपका घर उसने जो है बेच दिया तो किसने 5 लाख रुपए लिए थे, कुछ भी हो सकता है ना। और फॉर्मल सोर्सेस में क्या है कि नहीं, वहां पहले ही बैंक आपको बोल देगा कि हर महीना आपको ये देना है, वहां लड़ाई झगड़े का तो काम ही नहीं है। और अगर आप कभी भी फेल हो जाते हो देने में तो वो गारंटी अपने पास रखता है कोलेट्रल दोनों रखेंगे। जो घर आपने अपने दोस्त को बोला होगा कि खुदा ना खासा मैं नहीं दे पाया तो तू मेरा घर ले लेना, वही घर आपने बैंक को भी दिया होगा। लेकिन बैंक का एक प्रोसेस होता है, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता, वहां पे लड़ाई की कोई वजह नहीं है बैंक में, और दोस्त से तो लड़ाई की वजह है भगवान जाने। चलो, इट रिक्वायर्स ऑफिशियल प्रोसीजर एंड अदर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बेटा ऑफिशियल प्रोसीजर में यहाँ आ रहा है पेपर वर्क। कभी भी अगर जाओगे बैंक लोन लेने, इतने डॉक्यूमेंट्स साइन करने होते हैं ना पढ़ के, और वकील नियुक्त होता है आपका, मतलब हर तरीके से हर पहलू से चीजों को आंका जाता है, आपसे गारंटी ली जाती है, आपको गारंटी दी जाती है आपकी चीज की सेफ्टी की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता। इट डज नॉट रिक्वायर एनी पेपर वर्क। ठीक, नेक्स्ट देखो, इट नेवर लीड्स टू डेब्ट ट्रैप। आप कभी भी कर्जे में नहीं आ सकते, एक ऐसी साइकिल में नहीं फंस सकते जहां आपको बंधुआ मजदूर बना लिया जाए। बैंक का मुद्दा आपको बंधुआ मजदूर बनाना नहीं होता, बैंक का मुद्दा होता है कि आसानी से आपका काम आसान कर दें, आपको बिजनेस करने दें। यहाँ पर आप डेब्ट ट्रैप में आ जाओगे। दिस काइंड ऑफ क्रेडिट क्रिएट्स डेब्ट ट्रैप इन मेनी केसेस। कई बार हमने ऐसे अपने इकोनॉमिक्स पालमपुर में जो है पढ़ा होगा क्लास 9 में, कि वहां पे लोग जो थे वो ऐसी एक साइकिल में फंस गए डेब्ट ट्रैप की कि जीवन भर उससे नहीं निकल पाएंगे। कई बार आपने ऐसे केसेस देखे हुए कि पिताजी ने लोन लिया था, बेटा कर्जा चुका रहा है क्योंकि पिताजी नहीं चुका पाए। अच्छा, वो भी नहीं चुका पाएगा तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ में मोहरें लगी होती है बंधुआ मजदूरी की, कि इनकी तो पुश्तियां इनके काम करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी ने जो था कभी किसी जमाने में लोन लिया था और वो लोन नहीं दे पाए, तो अब लोन नहीं देना है, अब गुलामी करनी है उनकी जनरेशन को। तो ऐसी सिचुएशंस बैंक कभी नहीं रखता। बैंक का सीधा हिसाब है, दे सकते हो दो, नहीं दे सकते हो तो कोलेट्रल दे दो। कोलेट्रल क्या चीज है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जिन बच्चों ने नहीं फॉलोअप किया है प्लीज जाके फॉलोअप करें। ठीक है, मैं इसको अभी रिपीट कर दूंगी थोड़ी देर में कि क्या होता है, फिर भी अच्छे से समझ में तब आएगा जब कल की क्लैरिटी ले लोगे। नेक्स्ट देखो, आरबीआई सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज। सर्टेन टाइम्स गवर्नमेंट सब्सिडीज आर आल्सो अवेलेबल इन लोन रीपेमेंट। बैंक कैसे काम करता है? बैंक आपको धोखा नहीं देगा, बैंक आपकी मदद करेगा, या आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि बैंक आपके घर का तो नहीं है। बैंक को हमेशा ऊपर सुपरवाइज कर रहा होता है उसका पिताजी, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कभी किसी बैंक का किसी कस्टमर के साथ गलत नहीं करने देगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी फार्मर का क्रॉप फेल हो गया, मान लो बारिश नहीं हुई इस साल, ड्रॉट पड़ गई, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, तो इसमें तो इंसान की कोई गलती नहीं है। तो बैंक इन बातों को समझता है। सरकार सब्सिडी देती है लोनों पे, ठीक है, बहुत सब्सिडी आती है लोन्स पे, एजुकेशन लोन पर आती है, आपके कृषि प्रधान जो लोन होते हैं उन पर आती है। तो सरकार मदद करती है ऐसे टाइम में, वो केसेस में। प्लस कोई है जो देख रहा है आपके और बैंक के बीच के रिलेशन को। यहाँ पर कोई नहीं देखने वाला, यहाँ पे आप जानो वो जाने, झगड़ा हो गया आप दोनों जानो, ठीक है। नो वन सुपरवाइज क्रेडिट एक्टिविटीज ऑल्सो। यहाँ पे कोई सब्सिडी का प्रोविजन नहीं है, कोई नहीं है जो आप पे दया करेगा, बुरे वक्त में आपकी मदद करेगा। भाई तूने तो मुझसे वैसा लिया था, दे दे, नहीं दे सकता तो मैं तेरा सब कुछ बेच दूंगा, वो वाला हिसाब। यहाँ बैंक सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि पब्लिक है, सरकार, यहाँ पे सरकार जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द होल फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। ओके, तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस क्वेश्चन को रट लेना समझ के, ठीक है, पॉइंट्स रट लेना फिंगर पे, ठीक है। वैसे तो हैंडी बनाए हैं मैंने नोट्स, याद हो जाएंगे। अब बात करेंगे कोलेट्रल की। देखो कोलेट्रल मैंने कल भी बताया था, कोलेट्रल हो गया वो सामान जो आपने एज अ गारंटी दिया है, इनको भी दोगे गारंटी, इनको भी दोगे, कोलेट्रल दोनों लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोलेट्रल कोई एक बंदा लेगा, कोलेट्रल दोनों लेंगे। पर
कभी भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, या अचानक से आपका इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे कि आपने नहीं दिया तो वो आप पे दया भी नहीं खाएंगे। यहाँ पे कोलेट्रल सेफ है, ठीक। और कोलेट्रल भी यहाँ पर बेहिसाब लिया जाता है। मुझे लगता है कि आप 5 लाख रुपए लोगे तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का कोलेट्रल रखवाएंगे। ये लोग ऐसा नहीं करते। 5 लाख का लोन लिया है तो मैक्सिमम आपसे 7-8 लाख रुपए का कोलेट्रल रखवा लेंगे, मतलब बस आपके लोन से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके दोनों आ गए, सेफ है। हाल फिलहाल फॉर्मल क्रेडिट इज वेरी 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 सेफ इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल क्रेडिट। कोशिश करिएगा जीवन में जब भी जरूरत पड़े आप फॉर्मल व्यवस्था पर टिके रहें बजाय कि इनफॉर्मल व्यवस्था पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ एहसान नहीं होता, यहाँ एहसान होता है। ओके, चलो अब लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब पढ़िए आरबीआई, दैट इज फादर ऑफ ऑल द बैंक, ठीक है, मदर फादर ऑफ ऑल द बैंक आरबीआई। इस पे शॉर्ट नोट आता है, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, क्योंकि ये आता है बोर्ड पे क्वेश्चन। चलो नाउ लेट्स टर्न टू द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज आरबीआई। बिफोर वी बिगिन विद आरबीआई, बहुत बड़ी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो इसका शॉर्ट नोट नहीं है, इसका लॉन्ग नोट होना चाहिए था, पर सिलेबस में जितना है मैं कोशिश करूंगी हम उतने पर रिस्ट्रिक्ट रहें। पर साथ ही एक आरबीआई पर छोटी सी आज की एक वीडियो या मूवी कहूँ वो मैंने जोड़ रखी है, आप जरूर देखिएगा फॉर योर जनरल नॉलेज, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर आरबीआई पढ़ रहा है उसको डिटेल नहीं पता तो ये थोड़ा सा आपके लिए ऑकवर्ड होना चाहिए। बाकी सिलेबस में जितना है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए भाई, तो हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिया अभी प्रेजेंट सिनारियो में? तो वो शक्ति कांता दास जी हैं जो गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही है, फिर भी एब्रिविएशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक कहूँ तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रोल है भारत के लिए, और वो ये है कि दे वांट टू इंश्योर चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बाय बैंक फॉर द नेशंस डेवलपमेंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 5 नंबर में इंपॉर्टेंट आता है। इसका क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपसे पहले कहा था मैं आफ्टर नवंबर डिस्कस करूंगी, जब हम लोग रिवीजन करने बैठेंगे अपने सैम्पल पेपर्स का, क्योंकि ये आ गया है जिक्र तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप यहाँ डाल लो, इस पर आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि जस्टिफाई करो इस बात को कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट ही भारत को ऊपर लेके जा सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। देखो बच्चों, जाहिर सी बात है कि अगर आप बैंक जाने से डरोगे, अगर आप बैंक से लोन लेने से डरोगे तो आप लोग कहाँ फंस जाओगे? इनफॉर्मल क्रेडिट में फंस जाओगे। और इनफॉर्मल क्रेडिट वाले हमेशा सामने वाले का हनन करते हैं, वो उसका फायदा नहीं सोचते। अगर आप किसी मनी लेंडर से लोन लेने जा रहे हो तो वो आपको लोन क्यों देगा? क्योंकि उसको फायदा दिख रहा है, उसको दिख रहा है मैं इसको दुगनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, उसका फायदा है, वो अपना फायदा देखता है और इसमें आप रियून हो जाते हो। चलो अगर नहीं भी रियून हुआ तो कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं भारत में जहाँ किसान का अल्टीमेटली अचानक से क्रॉप फेल हो गया किसी वजह से, तो वो बेचारा बहुत बुरी हालत में आ जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार ने जो मदद का एक कदम उठाया है हमारी तरफ, हम उसके लिए हाथ बढ़ाएं। साथ में ये स्टेटमेंट बोल रही है कि सरकार भी अफोर्डेबल क्रेडिट दे, ऐसा क्रेडिट ना दे कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे कि भाई सामने वाला लेने से डरे कि अरे बैंक तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा ना ले। वो चीप सस्ता सुविधाओं के साथ, जैसे सब्सिडी हो गई, आरबीआई का सुपरविजन हो गया, समय समय पर जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आपने सुना होगा कि जो लोन एक्टिविटीज है ना उनपे छूट दी है गवर्नमेंट ने। तो ये सब गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये इसलिए करती है क्योंकि वो अपने देश का भला सोचती है, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऊपर लाना चाहती है। हर आदमी अगर कुछ करना चाहता है, कोई कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए स्वरोजगार योजना पर लोन तैनात किए गए हैं। 1 लाख रुपए का लोन तो आप ऐसे ही उठा सकते हो, 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन। तो ये सब क्यों कर रही है गवर्नमेंट? ताकि आप लोग ले लोन, मदद ले बैंक से, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारें, और इन टर्न आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये जिम्मा दिया है आरबीआई को ये करने का। अब वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि जो अलग अलग इतने सारे बैंक्स बने हुए हैं ना अलग अलग जगहों पर, उनका काम हम सुपरवाइज करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट रखता है। देखो, सुपरवाइजर्स द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन इन इंडिया। क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स द बैंक शुड नॉट वर्क टू प्लेस देयर प्रॉफिट। ये देखता है कि बैंक का जो दिमाग में चल रहा है ना, वो यही सोच चलनी चाहिए कि देश का भला करना है। ये सोच नहीं चलनी चाहिए कि मुझे मेरा फायदा देखना है, प्रॉफिट देखना है। कीप्स विजिल ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश, बैंक फ्लो एक्सेट्रा। कौन सा बैंक किस लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है,
ये आरबीआई तय करता है कि इतना चार्ज होगा, उसके ऊपर नहीं, बैंक अपनी नहीं चला सकता। साथ में मैंने आपको बताया था कि भाई बैंक कुछ कैश अपने पास रखता है, बाकी कैश भेज देता है, तो आरबीआई देखता है कि बैंक कैश रखे अपने पास, आरबीआई देखता है कि बैंक बचा हुआ कैश भेज दे, उसमें घोटाला ना हो किसी भी तरीके से, लोगों की नुकसान नहीं होना चाहिए लोगों के कैश को। फिर उसके बाद इसमें आप कई सारी चीजें देख सकते हो बच्चों, आरबीआई ना टाइम टू टाइम बैंक पर विजिट्स करता है, बैंक के रिकॉर्ड्स बैलेंस शीट्स मंगाता है, ये चेक करता है कि बैंक अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है या नहीं, उनकी मदद करता है या नहीं, आगे बढ़ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं बस खोल के बैठ गया पर लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, लोग आ रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, लोगों से दुर्व्यवहार कर रहा था कि लोग आए ही ना, उनका काम ही ना, उनकी तो सैलरी आई रही है। तो ऐसा नहीं होता है, बैंक टाइम टाइम सर्कुलर भेजते हैं, जैसे सीबीएसई के सर्कुलर्स आते हैं ना स्कूल में, और सीबीएसई बाध्य हो जाती है, स्कूल बाध्य हो जाते हैं सीबीएसई के सर्कुलर फॉलो करने के लिए। ऐसे ही आरबीआई अपने हर बदलाव का देश हित में जो किया गया है, जनहित में जो किया गया है, उसका सर्कुलर सारे बैंक को भेजता है और सारे बैंक बाध्य होते हैं उसको फॉलो करने के लिए। जो नहीं फॉलो करता उस पर पेनल्टी पड़ती है, उस बैंक का एफिलिएशन कैंसिल हो जाता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये आरबीआई का रोल था, ये आता है शॉर्ट नोट आरबीआई पर, 3 मार्क में भी आ जाता है। ये वाला जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉर्म में 5 नंबर में ही आता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इसका मैं अर्थ आपको बता चुकी हूँ, आंसर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, सही समय आने दो, नोट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ आज का ये लेक्चर यहाँ रेस्ट करेंगे, कल मिलेंगे अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड दैट इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर्स और बचे हैं, हमारे चैप्टर खत्म होने वाला है, वी आर ऑन द वर्ज एज ऑफ द चैप्टर। So stay healthy, stay tuned. If you have any problem, do not forget to pen down in the comment section.